हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल साइकिल और डिवीज़न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इससे आपकी इस चैप्टर की प्रैक्टिस होगी और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आपके नीट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, सेल साइकिल और डिवीज़न। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, तो इसको याद रखने के लिए आप कुछ ट्रिक्स वगैरह भी इसमें आपको बताएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर को जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेल साइकिल और डिवीज़न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे 2016 लिखा हुआ है ना, 2016 से 25 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो इनकी प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप जब नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है काफ़ी यूजुअल लगेंगे और आप उनका भी आंसर कर पाएंगे। और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये चैनल शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए। आप में फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज द सिंथेटिक फेज। ना, किस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, किस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज बोलते हैं ये आपको बताना है। कौन सा फेज सेल साइकिल का जो होता है ये सिंथेटिक फेज होता है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, देखो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा, सिंथेटिक फेज कौन सा है। सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस, यानी डीएनए कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है तो वो कहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी S फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी M फेज। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, G1, S, G2, M। ठीक, इसका आप आंसर जल्दी से यहाँ पे कीजिए कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा को ये लिंक शेयर कीजिए जिससे जो लोग भी अभी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़े वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाए। तो आपसे पूछा सिंथेटिक फेज कौन सा होता है सेल साइकिल में, और चार ऑप्शन थे, G1, S, G2 और M। और इसमें सही ऑप्शन आपको बताना था, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नीट के हर चैप्टर के मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे हर चैप्टर का वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आपको हर चैप्टर के वहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी से होती रहे। ठीक, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब कि इसका आंसर क्या होगा। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज द सिंथेटिक फेज। तो कौन सा फेज सेल साइकिल का सिंथेटिक फेज है ये आपको बताना है। G1, S, G2, M ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे सिंथेटिक फेज बोल रहा है। सिंथेटिक फेज देखो, G1 होता है गैप फेज होता है जिसमें सेल रेस्ट करती है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है। एस फेज होता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो एस फेज को ही हम लोग सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। और ये सब फेज कहाँ पे आते हैं, ये सब फेज सेल साइकिल के, देखो सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, जब सेल साइकिल डिवाइड करने वाली होती है तो उससे पहले का जो फेज होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज, और बाद के जो फेज होते हैं जिसमें सेल में डिवीजन होता है, तो सेल में डिवीजन से पहले के जो फेज होते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेज, और डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं एम फेज। तो अब यहाँ पे डिवीज़न से पहले के फेज़ की बात हो रही है, जिसमें क्योंकि जब डिवाइड होना है सेल को तो डीएनए का रेप्लिकेशन वहाँ पे पहले ही से हो जाता है, क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बनेगी तो वहाँ पे दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले ही डीएनए क्या होता है, सेल के डिवीज़न से पहले ही डीएनए जो है रेप्लिकेशन कर लेता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन इंटरफेज में ही हो जाता है। क्योंकि एम फेज़ में क्या होता है, सेल का एम फेज़ में क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है। तो एम फेज़ से पहले इंटरफेज में सेल में डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, और इंटरफेस में भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, G1, S और G2। तो एस फेज में जनरली क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का बी, एस फेज। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और न्यूक्लियस में ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए बनता है, ताकि जब न्यूक्लियस डिवाइड हो, सेल डिवाइड हो, तो अलग अलग सेल में इक्वल अमाउंट में डीएनए चला जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो एक सेल से जब दो सेल बनेगी तो वहाँ पे इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए पहुँच जाता है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन सिंथेटिक फेज, बी एस फेज, ऑप्शन बी एस फेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इज बी, एस फेज। ठीक है, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन दिखाया गया, कितना अच्छा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आपको इसको चाहे तो आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
ठीक। और ये डीएनए पॉलीमरेज ये आगे बढ़ता रहता है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और डीएनए इस तरह से बनता जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ के ये डीएनए बनाता है। कौन बनाता है? देखो इस साइड में डीएनए की चेन लंबी होती जा रही है, तो ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? एस फेज में हो रहा है। आपने पढ़ा था डीएनए का रेप्लिकेशन, क्लास 12 में हम लोग पढ़ाते हैं आपको डीएनए का रेप्लिकेशन, तो उसमें आपको बताते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कब होता है? एस फेज में होता है। तो ये याद रखना है आपको, सिंथेटिक फेज आप कह दें या डीएनए का रेप्लिकेशन कह दें, तो ये एस फेज यानी सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 2024 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और आपसे पूछा है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। माइटोसिस की किस स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेल के मिडिल में आ जाते हैं। तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको आंसर करना है कि सेल माइटोसिस जब होता है, सेल डिवीजन जब हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन जिसको बोलते हैं, तो उसकी कौन सी स्टेज में जो है वो मिडिल में आ जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो होते हैं मिडिल में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है ना। ये सब स्टेजेस किसकी हैं? एम फेज। एम फेज आपको भी बताया कि सेल साइकिल जो होती है, सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन से पहले की जो इंटरफेज स्टेज होती है, ठीक है, और उसके बाद की क्या होती है? एम फेज स्टेज होती है सेल डिवीजन की। तो एम फेज जो होती है माइटोसिस या मियोसिस जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे अभी हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो माइटोसिस में क्या होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक। तो इस तरह से 4 स्टेजेस की माइटोसिस में आती हैं और इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर बताना है किस स्टेज में जो है माइटोसिस में, किस स्टेज में माइटोसिस की किस स्टेज में सेल डिवाइड करती है और मतलब जब डिवीज़न हो रहा है तो उसमें सेल जब डिवाइड कर रही है तो उसमें क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे किस स्टेज में अलाइन हो रहा है, यानी एक जो है एक लाइन में किस स्टेज में आते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि जब सेल डिवाइड होगी तो कौन सी ऐसी स्टेज होगी जिसमें सेल के एकदम बीचों बीच सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे? सेल के बीचों बीच हो जाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी सेल हो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, और सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए क्या बना लेता है? क्रोमोसोम, यानी क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है, ठीक है। डीएनए कंडेंस होकर क्रोमैटिन नेटवर्क बनाता है और क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं और वो क्रोमोसोम्स जब होते हैं तो प्रोफेज में क्रोमोसोम अपीयर होते हैं और मेटाफेज में क्या हो जाते हैं? मिडिल में आ जाते हैं, सेल के मिडिल में आ जाते हैं। और एनाफेज में फिर वो पोल पे जाने लगते हैं, किनारे किनारे, और टीलोफेज में एकदम क्या हो जाते हैं? पोल पे पहुंच जाते हैं और फिर वो क्रोमैटिन नेटवर्क में वापस से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मेटाफेज। आपको ये बताया यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो देखो मेटा का मतलब ये मिडिल, मेटा का मतलब क्या? मिडिल। तो मेटाफेज जो है ये इसमें क्या होता है? एक तरह से क्रोमोसोम से मिडिल में अलाइंड हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे। जैसे अर्थ में इक्वेटर होती है, एकदम मिडिल में होती है लाइन, जो इसको इक्वेटर बोलते हैं। उसी तरह से सेल में जो बीच की जो लाइन होती है, बीच की पोजीशन जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं और मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं। तो सेल के बीचों बीच की जो लाइन होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं, ठीक। तो उसी पे जो है क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाते हैं। अब इसको आगे आपको डायग्राम इसका दिखाते हैं। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं इसका। ये देखो सेल है, तो एकदम बीचों बीच सारे के सारे क्रोमोसोम, पहले ये सब इधर उधर किनारे किनारे थे, ठीक है, इधर उधर बिखरे हुए थे, अब ये एकदम बीचों बीच आ गए हैं। आपको बाइवेलेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरह का। अच्छा, आपने अगर अभी तक हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने लेक्चर्स आपको अपलोड किए थे यूट्यूब पे, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे लेक्चर्स जो है, ठीक है, क्लास 11 की बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर में। वहाँ से आप इसके जो है क्वेश्चंस, इसके लेक्चर्स देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार क्लास 11 की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सेल साइकिल सेल डिवीजन के आपको सारे लेक्चर अवेलेबल है, वो देखिएगा एक एक करके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मेटाफेज प्लेट में किस तरह से इनका अरेंजमेंट हो रहा है। देखो ये हमने एक डायग्राम अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, कि सेल के बीचों बीच इस तरह से पूरी सेल बनी हुई है ना, ये पूरी सेल है और इसके बीचों बीच जो है एकदम इसके मिडिल में, ठीक है, इसके मिडिल में आपको मिडिल दिख रहा होगा, ये पूरा मिडिल का पार्ट है। जूम कर देते हैं आपके लिए, देखो ये मिडिल में अरेंज है ना, सारे क्रोमोसोम बीचों बीच आ गए। क्या हुआ है? सारे क्रोमोसोम बीचों बीच आ गए, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। जब क्रोमोसोम एकदम बीचों बीच आ जाए सेल में, ये पूरी सेल थी और क्रोमोसोम कहाँ गया, एकदम बीचों बीच आ गया, एक लाइन से एकदम अरेंजमेंट इनका हो गया। तो क्रोमोसोम का जब एक लाइन से अरेंजमेंट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल अलाइनमेंट बोलते हैं, मिडिल अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी आपको दिखा देते हैं। आपके लिए दोनों तरह का डायग्राम लेके आए हैं, एनसीईआरटी का भी और 3D डायग्राम भी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम, देखो सेल एकदम बीचों बीच आ गई, सेल में क्रोमोसोम्स जो है एकदम बीचों बीच आ गए, मिडिल में आ गए। ये पूरी सेल है आपकी, और क्रोमोसोम्स कहाँ पे, एकदम बीचों बीच मिडिल में। दूसरी दोनों तरफ सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर, और ये आपका सेंट्रोमियर है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है। ठीक है, वाइट वाइट जो है ये सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे क्या आपको देखने मिला है, सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, एकदम बीचों बीच मिडिल में आ गए सेल के। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मेटाफेज प्लेट ना। तो आप याद रखिएगा कि सेल की मेटाफेज स्टेज जो होती है उसमें सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाती है, क्रोमोसोम से एकदम मिडिल में अलाइंड हो जाते हैं। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, और ये मेटाफेज प्लेट, ये जो अलाइनमेंट है क्रोमोसोम्स की सेंटर में, ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया है, और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन की वजह से ये क्या है, ये इस तरह से ये जो सपोर्टेड है एकदम मिडिल में, इनको जो है सपोर्ट किया गया क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम एकदम मिडिल में अरेंज्ड है। ठीक है, दोनों तरफ सेंट्रियोल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अकर ड्यूरिंग। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन कैसे होता है और कब होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट भी आपको टाइम पर मिल जाए। तो अभी हमारी ये लाइव सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सेल साइकिल और डिवीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अकर ड्यूरिंग 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो सेपरेशन होता है ये किस फेज में होता है ना। सेल स्टेजेस, ये एम फेज जो होती है हमारे पास, यानी माइटोसिस या मियोटिक जो स्टेजेस होती हैं, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे दे रखी हैं माइटोसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 स्टेजेस आपको दी हुई हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, और आपको बताना है कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड कब होता है। ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है, तो उनका सेपरेशन जो है, क्रोमोसोम जब साथ साथ आते हैं, क्योंकि पहले तो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, फिर वो क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बना लेते हैं, तो उसमें सिस्टर क्रोमैटिड बन जाती हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब इनका सेपरेशन होता है। सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग कब होते हैं, आपको ये बताना है। क्या ये प्रोफेज में अलग होते हैं, मेटाफेज में अलग होते हैं, एनाफेज में अलग होते हैं, या टीलोफेज में अलग होते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आए थे, ठीक है, सेल साइकिल के दौरान, यानी एम फेज में प्रोफेज हुआ, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट हुआ और वो पास पास आए। ठीक, तो वो अलग कब होंगे क्रोमोसोम जो है, इसमें आपको ये बताना है क्रोमोसोम सेपरेट कब हो रहे हैं ना। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अकर ड्यूरिंग 2023 में आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको नीट के हर चैप्टर के मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे, एनसीईआरटी के हर चैप्टर के। उसमें आपके लिए कॉन्सेप्ट भी होते हैं हर चैप्टर के, एकदम इजी वे में उसको लिखा होता है, हर एक चीज़ को इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही है, और इसके अलावा उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, इजी लेवल के भी, हार्ड लेवल के भी, हर तरह के ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन टाइप के भी। उससे क्या होगा, आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, आप मॉड्यूल्स भी डाउनलोड कर लेंगे, उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल जय सर क्लासेस के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या होता है, एनाफेज। आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एनाफेज क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम जब सेपरेट होने लगते हैं, अलग अलग पोल पे जाने लगते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनाफेज। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो बात हो रही, सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन। देखो यहाँ पे लिखा क्या था, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड अकर ड्यूरिंग, यानी सिस्टर क्रोमैटिड के सेपरेशन की बात करें। एक तरह से आपसे पूछा है कि क्रोमोसोम अलग अलग कब होते हैं, सेपरेट कब होते हैं क्रोमोसोम ना। तो कब होते हैं, एनाफेज में सेपरेट होते हैं, क्योंकि मेटाफेज में तो क्या होता है, मिडिल में आते हैं। आपको बताया कि मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स मिडिल में आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेल के मिडिल में अलाइंड हो जाते हैं। और एनाफेज में क्या होगा, ये किनारे किनारे जाने लगेंगे, ये नहीं एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। देखो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे दिखाई दिया है कि ये क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं। देखो पहले जो सेंटर में आए थे, अब वो किनारे किनारे जा रहे हैं। पहले एकदम सेंट्रल में आ गए थे, अब क्या हो रहा है, किनारे किनारे जा रहे हैं। कुछ इधर क्रोमोसोम जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इस साइड जा रहे हैं, कुछ इस साइड। पहले बीच बीच में आ गए थे,
अब ये अलग हो रहा है, बीच में गैप बन गया है, थोड़े इधर आ गए ब्लू वाले, ऑरेंज वाले इधर चले गए, ठीक है। तो इस तरह सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है क्रोमोसोम का। यहाँ पे भी आप देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, अगर ना समझ में आया तो यहाँ पे देख लो। देखो ये दोनों तरफ सेंट्रियोल है और क्रोमोसोम ये माइक्रोट्यूब्यूल छोटे होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का डिजनरेशन होने लगता है, स्पिंडल फाइबर्स छोटे होने लगते हैं, स्मॉल होने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्रोमोसोम किनारे की साइड ड्रैग होते हैं, खिंचते हैं, ठीक है। तो पोल की तरफ जाते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ जाते हैं, ये दोनों पोल्स की तरफ सेल के चले जाएंगे और फिर बीच में से डिवीजन हो जाएगा ना। तो इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोनों साइड पे सेपरेट होने लगते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एनाफेज, याद रखना आपको। एनाफेज पे ही क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर्स स्प्लिट, यहाँ पे सेंट्रोमियर्स अलग अलग होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर, और सिस्टर क्रोमेटिड मूव्स अपोजिट पोल। जो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम्स हैं उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, तो वो अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। देखो ये कुछ इस पोल पे आ गए, यानी सेल के एक इस जगह पे आ गए, और कुछ सेल के इस साइड पे आ गए ना। अब बीच से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, और साथ साथ में आप लोग एक्टिवली यहाँ पे प्रेजेंट रहा कीजिए। कमेंट में यस लिख के अपनी प्रेजेंट जरूर लगा दिया कीजिए। और जब भी आपके क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आप, तो उसका आप कमेंट में एक बार यस लिख के हमको इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस की कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपको बताना है। 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया लेप्टोटीन स्टेज, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी पैकेटीन, ऑप्शन डी डिप्लोटीन, ठीक है। देखो यहाँ पे हम आपको ये जो पूरी सीरीज़ करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भी थक जाते हो पढ़ाई लिखाई करते करते, आपको भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप लोग अनसॉल्व वगैरह नहीं लगा पाते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना होने से कॉन्फिडेंस डाउन हो लगता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन भी लेके आते हैं, जिससे क्या हो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे, आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगाने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आप साथ साथ में जब भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, हम लोग आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड लेके आते हैं। इससे पहले सेल चैप्टर कंप्लीट हुआ था, सेल के PYQs लेके आया था आपके लिए। अब सेल साइकिल कंप्लीट हुआ है, सेल साइकिल के PYQs आपके लिए लेके आए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको अलग से जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक्स होती हैं वो आपको नहीं परचेज करनी पड़ेंगी, और उसको लगाने का आपका बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी, हर चीज़, और ये सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिए, आपके आगे आने वाले नीट के एग्जाम में ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये मियोसिस के कौन से स्टेज में होता है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकेटीन में या डिप्लोटीन में। आपको आंसर करना है क्रॉसिंग ओवर बताया था क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक तरह से एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, जो क्रोमोसोम आपस में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये आपसे पूछा कि मियोसिस कौन सी, क्योंकि माइटोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और ये किस स्टेज में होता है आपसे ये पूछा है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ठीक है। ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। आपको बताने इसमें कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इसका कि इसमें से कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये सेशन शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़ पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए हम लेके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जब भी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। करंट में अभी हमारे पास कौन सा चैप्टर चल रहा है, जेनेटिक्स का चैप्टर हम लोग क्लास 12 का कर रहे हैं, और क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से बायोमोलिक्यूल भी, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये आपका किस स्टेज में होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। आई होप आपने आंसर करने की कोशिश की होगी, वैसे कमेंट सेक्शन में अभी तक आपका आंसर तो मिला नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करते रह कीजिए, साथ में अटेम्प्ट करके देखिए, गलत चाहे सही हो सकता है, पहली बार में गलत हो जाए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपसे धीरे धीरे सही भी होगा, ठीक है। जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सही कैसे होंगी। ट्राई करेंगे, एक बार हो सकता है गलत हो, 2 बार गलत हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे आंसर सही होने लगेंगे। हालांकि आप पहले से चैप्टर पढ़ लिया कीजिए ना,
और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 11 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से भी इस चैप्टर को देख सकते हैं। इसी चैनल पर हमारे जैसे बायोलॉजी क्लासेस पे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। क्लास 11 की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें आपको ये इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो आंसर हमारा पैकेटीन है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। याद रखना क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकेटीन में। यानी आंसर क्या है सही, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पैकेटीन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है, प्रोफेज 1 में पैकेटीन में होता है, ठीक है। और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिंपल सा क्या है कि देखो जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है प्रोफेज में, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आती है, तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की पेयरिंग होने लगती है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं प्रोफेज में ही, मियोसिस में तो प्रोफेज में ही पेयरिंग होने लगती है। तो जब ये क्रोमोसोम पेयर होने लगेंगे ना, तो इनकी जब पेयरिंग होगी तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम बना लेते हैं। जो आपको यहाँ पे 4 देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से ऊपर नीचे, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, चार ऊपर इस तरह से ऊपर एक क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है एक्स शेप का, और नीचे भी एक्स शेप का क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। अगर आप फिगर देखें, आप लोग इस पर ध्यान दें, तो ऊपर भी एक क्रोमोसोम एक्स टाइप का देखने को मिल रहा है और नीचे भी एक्स टाइप का क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है ना। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं होमोलोगस, एक जैसे क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये कब होता है, पैकेट स्टेज में इनका क्रॉसिंग ओवर का, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। देखो यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल का, यहाँ पे देखो ये ऑरेंज वाले थे, इनके पास ऑरेंज क्रोमोसोम तो ऑरेंज थे, लेकिन इनके पास ब्लू वाले पार्ट आ गए, तो इन्होंने मतलब ब्लू वाले क्रोमोसोम से ये लिया होगा, तभी तो ब्लू वाला आया पार्ट इनके पास, ठीक है। ऑरेंज क्रोमोसोम के पास ब्लू पार्ट कैसे आ गया, क्योंकि इन्होंने ब्लू वाले क्रोमोसोम से इतना पार्ट लिया। उसी तरह से जो ऑरेंज वाली, ये वाले इधर वाले ब्लू वाले क्रोमोसोम थे, इन्होंने क्या किया, ऑरेंज वाले से थोड़े पार्ट ले लिए, ठीक है। तो ऑरेंज वाले से थोड़ा पार्ट ले लिया, जिसकी वजह से इनके पास ऑरेंज हो गया। तो ये ऑरेंज और ब्लू मिक्स आ गए, दो क्रोमोसोम ऑरेंज और ब्लू मिक्स आ गए। दो तो एकदम, एक तो ये पूरा ब्लू है, एक ये पूरा ऑरेंज है, और बाकी ये दो जो मिले ये क्या है, बीच के इसके ना, मतलब कि हाइब्रिड है। दो क्या है, इसमें से ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, आधे ब्लू और आधे ऑरेंज है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, यानी इन्होंने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया है। तो ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कब होता है, मियोसिस 1 के पैकेटिंग स्टेज में होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर आपको क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, हाँ इतना क्लियर है, ठीक है। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पे यहाँ पे फोकस करना होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, पैकेटिंग स्टेज में हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इज 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि आपको बताना है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, तो किस स्टेज में इनका सेपरेशन होता है। एनाफेज 1 में, देखो 2022 में आया, एनाफेज में 1 में सेपरेशन होता है, ये ऑप्शन बी। एनाफेज 2 में होता है, ये ऑप्शन सी। मेटाफेज 1 में होता है, ये ऑप्शन डी। टीलोफेज 1 में होता है। कब जो है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, आपसे बोल रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम बने कब थे, प्रोफेज 1 में बने थे, प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टेज आती है, ठीक है, और मेटाफेज स्टेज के बाद आती है आपकी एनाफेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि देखो मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक। मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे हम लोग मियोसिस की बात कर रहे हैं, यानी रिडक्शनल डिवीजन की बात करें। किसकी बात करें, रिडक्शनल डिवीजन की। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी एक सेल से पहले 2 सेल बनती है, फिर 2 से 4 सेल बनती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे नेट एक सेल से 4 सेल ना, 1 सेल से 4 सेल का जनरेशन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और इसमें एक सेल से 4 सेल बनती है, और ये मियोसिस में होता है, ठीक है। अच्छा, रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो जब एक सेल से 4 सेल बनेगी तो हर सेल में हाफ क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी 23 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं, और जो उसकी डॉटर सेल बनती है उसमें 23 क्रोमोसोम हर एक सेल में होता है, तो इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और आपको बताया कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसीलिए यहाँ पे एनाफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1 दिया और एनाफेज 2 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एनाफेज 1 होगा या एनाफेज 2 होगा, क्या होगा इसमें सही। सेपरेशन तो एनाफेज में ही हो रहा है,
ठीक है, लेकिन 1 में होगा ये 2 में ना। तो इसका आपको जल्दी से आंसर करना है, एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए, आंसर कीजिए यहाँ पे, और फिर आपको इसका आंसर हम बताते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा को ये सेशन शेयर कीजिए, जिससे जो लोग बच्चे हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएँ, और एक्टिवली हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए आप, ठीक है, ताकि इससे ये समझ में आएगा ना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर आप आंसर देते रहेंगे तो ये भी समझ क्लियर हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है, एनाफेज 1, ठीक है। एनाफेज देखो प्रोफेज 1 में ही सेपरेशन हो गया था, मतलब वो हो गया था, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो गया था, एक्सचेंज हो गया था। तो प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1 आएगी, सेंट्रल अलाइनमेंट मेटाफेज 1 में होगा, ठीक है। उसके बाद एनाफेज 1 आएगी, एनाफेज 1 में क्रोमोसोम दूर दूर जाने लगेंगे, ठीक है। एनाफेज जब भी आगे आपको याद रखना है सेपरेशन होता है। एनाफेज में क्या होता है, सेपरेशन। जब भी सेपरेशन का बोले तो आप खट से वहाँ पे एनाफेज 1 आपको टिक लगा देना, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपको तुरंत क्या करना है, एनाफेज 1 टिक लगा देना जब भी सेपरेशन की बात करेगा क्रोमोसोम्स के। तो यहाँ भी क्रोमोसोम के सेपरेशन की बात कर रहा था। देखो मेटाफेज में तो ये बीच बीच में होते हैं, मेटाफेज में कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं, सेंटर में। एनाफेज है तो इसमें दूर दूर चले जाएंगे, यानी किनारे की तरफ ये जा रहे हैं। तो आधे ब्लू वाले क्रोमोसोम इस साइड जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, और ऑरेंज वाले क्रोमोसोम राइट साइड में, ठीक है। ब्लू वाले कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, और ऑरेंज वाले राइट साइड में जा रहे हैं, और बीच से सेल फिर डिवाइड हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ क्या कि एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, लेकिन सेंट्रोमियर यहाँ पे अलग अलग नहीं होते, सेंट्रोमियर डू नॉट स्प्लिट, सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट नहीं होते। इतना क्लियर है। क्रोमोसोम का सेपरेशन पूछा था तो एनाफेज 1 ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखो ये भी आपके लिए एनसीईआरटी का डायग्राम भी लेके आए ना। अब यहाँ पे देख रहे होगे आप कि क्रोमोसोम्स कैसे हैं, ये क्रोमोसोम जो है इनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, क्योंकि प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है ना। तो यहाँ देखो ना, रेड वाले के पास पिंक वाले पार्ट है जेनेटिक मटेरियल का, और पिंक वाले क्रोमोसोम के पास रेड वाला पार्ट है, रेड वाली जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है, रेड वाले क्रोमोसोम का एक पार्ट है, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है पहले ही, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर पहले ही हो चुका है, उसके बाद ये एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है। इसी तरह से ब्लू वाले में डार्क ब्लू वाला इस क्रोमोसोम का पार्ट है, और डार्क ब्लू वाले में इस लाइट वाले क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए कि हाँ ये इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। कौन सा सेल साइकिल का फेज होता है जो सबसे लंबा होता है, ठीक है। सेल साइकिल में कौन सी स्टेज होती है, कौन सा फेज होता है जो सबसे लंबा होता है, ये आपको आंसर करके बताना है, ठीक। जल्दी से इसका आंसर आप लोग करेंगे। 4 स्टेजेस यहाँ पे दिए हैं। पहली स्टेज है प्रोफेज, दूसरी स्टेज है इंटरफेज, तीसरी है मेटाफेज, चौथी है टेलोफेज। सबसे लंबा आपसे पूछा है कि सबसे लंबा फेज जो होता है सेल साइकिल कौन सा होता है। 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, और थ्योरी जब आप पढ़ रहे थे इस चैप्टर की उसमें भी लिखा हुआ था, ठीक है। थ्योरी जब हम आपको पढ़ा रहे थे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की, तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ था, ठीक है, एक स्टेज पे कि ये स्टेज जो होती है सेल साइकिल की सबसे लंबी स्टेज होती है, ठीक। तो अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आप लोग इसका आंसर तुरंत कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी से ही एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में सेल जो होती है वो सेल डिवीज़न में एंटर करती है, ठीक है, यानी सेल डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन करती है, क्रोमोसोम वगैरह का फॉर्मेशन होता है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो ये प्रोफेज में होता है। सेल डिवीज़न का जो स्टार्टिंग है प्रोफेज 1 से स्टार्ट होती है, प्रोफेज से स्टार्ट होती है। इंटरफेज जो होता है इसमें सेल की ग्रोथ चलती रहती है, यानी सेल जो होता है उसमें मेटाबॉलिज्म चलता है, उसमें रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि सब सेल डिवीज़न होता है ना, तो सेल डिवीज़न या सेल साइकिल जो हम लोग बोलते हैं सेल की ग्रोथ, तो जैसे 24 घंटे हमारे पास हैं, एक सेल के पास जैसे 24 घंटे हैं, तो उसमें से 23 घंटे वो ग्रोथ करती रहती है। 23 घंटे क्या करती है, ग्रोथ करती है। वो डीएनए बनाएगी, ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, एटीपी बनाएगी, और बाकी अपनी एक्टिविटी नॉर्मल प्रोटीन वगैरह बनाने का काम, तो हर चीज़ वो नॉर्मली करती रहेगी 23 घंटे। लास्ट के 1 घंटे जो होते हैं उसमें वो सेल डिवीज़न करती है, यानी एम फेज जो होता है या डिवीज़न का फेज जो होता है वो लास्ट 1 आवर में होता है। बाकी 23 घंटे या मेजर पार्ट जो होता है सेल डिवीज़न का, उसमें क्या होता है, वो सिर्फ मेटाबॉलिज्म करती है, डीएनए वगैरह का सिंथेसिस करती है, यानी मेजर पोर्शन जो होता है वो इंटरफेज ही होता है ना। ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हुई कि सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज क्या होगा, इंटरफेज होगा। यहाँ पे आंसर भी एक बार देख लेते हैं, इंटरफेज खुद दिया हुआ है ना।
इंटरफेज में ये क्या करे, सेल मेटाबॉलिज्म करे। देखो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया सब एक्टिव है। क्लोरोप्लास्ट से जैसे प्लांट सेल मान लो क्लोरोप्लास्ट है तो वो ग्लूकोज वगैरह बन रहा है, उसका फूड बन रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज वगैरह का ब्रेक डाउन होता है, एटीपी एनर्जी बन रही है, ठीक है। डीएनए आरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। तो हर एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे। तो इंटरफेस जो होता है इसमें सेल जो है नॉर्मल अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू करती है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है, 95% ऑफ द सेल साइकिल ऑक्यूपाई करता है। 24 घंटे में से 1 घंटे अगर डिवीजन में लग रहे हैं तो बाकी 23 घंटे किस में लग रहे हैं, नॉर्मल उसको रहने में, ठीक है, नॉर्मली ग्रोथ करने में, अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने में। तो इसी तरह से 24 घंटे का 23 घंटे जैसे हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से 100% में से 95% अगर हम लोग लें, 95% जो होता है तो वो इंटरफेज होता है, और 5% आपका एम फेज टाइम लेता है, ठीक है। देखो ये पूरा G1 G2 यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। ये इंटरफेस का डायग्राम बना हुआ है, सारी एक्टिविटी जिसमें नॉर्मल चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब डायग्राम बना हुआ है G1 G2 फेज। यहाँ से सेल, पहले एक सेल थी, G1 G2 होगा, फिर ये एम फेज होगा, तो ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे G0 दिया हुआ है। अच्छा G0 क्या होता है, G0 क्विसेंट स्टेज होती है। G0 क्या होती है, इनएक्टिव या क्विसेंट स्टेज। यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करती, इसमें क्या होती है, सेल डिवाइड नहीं करती बल्कि क्विसेंट स्टेज में चली जाती है, रुक जाती है। जैसे कुछ सेल होती है ना वो डिवाइड नहीं करती, जैसे हार्ट की सेल हो गई, कार्डियक सेल्स हो गई, ठीक है, कार्डियक मसल की जो सेल्स होती हैं, या न्यूरॉन की सेल हो गई, तो ये सब डिवाइड नहीं करती हैं ना, ये नॉर्मल रहती हैं, ठीक। तो ये क्विसेंट स्टेज जो होती है G0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, G0। ये सेल्स जो होती हैं जो डिवाइड नहीं करती वो असल में G0 फेज में रुकी हुई होती हैं, ठीक है। जब उनको डिवीज़न करना होता है, मान लो कुछ डैमेज वगैरह हो गया और फिर से डिवीज़न उनको करना है ताकि वो रिकवरी कर सकें, तो फिर से ये G1 में आ जाएंगी और फिर से नॉर्मल साइकिल रेगुलेट करेंगी अपनी और डिवीज़न करेंगी। तो यहाँ बेसिकली था क्या कि लॉन्गेस्ट सेल फेज आपसे पूछा था, तो इंटरफेज जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल स्टेज होती है, ठीक है। तो सेल साइकिल की सबसे लंबी स्टेज क्या होती है, ऑप्शन बी इंटरफेज। इंटरफेज जो होती है आपकी लॉन्गेस्ट स्टेज होती है सेल साइकिल की। इसमें G1 आता है, S आता है और G2 आता है, ठीक है। G1 गैप 1 बोलते हैं, एस सिंथेसिस, और G2 गैप 2 ना। तो G1 G2 रेस्टिंग स्टेज होती है, वहाँ पे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलता है। ऐसी स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड। तो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ये आंसर करना है, ठीक है। क्या आंसर करना है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, या साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, मियोसिस या साइनेप्सिस। जल्दी से आपको आंसर करना है। देखो वो सेल्स, जब भी सेल डिवाइड होगी ना, तो सेल डिवाइड होने में क्या होता है, पहले इंटरफेज आता है, उसमें सेल प्रिपेयर करेगी डिवीज़न के लिए, ठीक है, प्रिपरेशन करेगी, यानी डीएनए वगैरह बनाएगी। क्योंकि जब एक सेल से 2 सेल बनेगी तो उसमें इक्वल अमाउंट में डीएनए जाना चाहिए, और जो भी उसका साइटोप्लाज्म वगैरह है, सेल ऑर्गेनल, वो भी तो इक्वल अमाउंट में जाने चाहिए। तो इन सब में पहले डिवीज़न वगैरह होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, डीएनए में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मटीरियल बनता है ताकि जब एक सेल से 2 सेल बने तो वो इक्वली डिवाइड हो, ठीक है। और इसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एम फेज जब आएगी, सेल डिवीजन भी स्टार्ट होता है, तो उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर जब सेल न्यूक्लियस से बाद डिवाइड हो जाती है, फिर सेल डिवाइड होना चालू होती है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड, यानी जब साइटोप्लाज्म, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस जब हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा है। कैरियोकाइनेसिस तो न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म और सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, साइटोकाइनेसिस। इसी में सेल डिवाइड होती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड होती है और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन को बोलते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। ये जो होता है सेल की जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखो ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है।
ना। यहाँ पे सेल को डिवाइड होती दिखाया है। एक बार देखो, ये पर्पल वाले न्यूक्लियस है, वायलेट वाली या पर्पल वाले जो है ये न्यूक्लियस आपको बीच में दिख रहे होंगे बॉल जैसे। तो इनका पहले डिवीज़न हुआ, इसके बाद सेल का डिवीज़न हुआ, ठीक है। सेल ने बीच में डिवाइड करना चालू का, इसका साइटोप्लाज्म वगैरह डिवाइड हुआ, क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए ना, अलग अलग सेल में अलग अलग गए अमाउंट में। सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, तो ये सब चीज़ डिवाइड हुई। इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब पूरी पहले एक सेल थी, अब ये डिवाइड कर गई और इस तरह से 2 सेल बन गई। तो यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो साइटोकाइनेसिस देखो यहाँ पे लिखा भी है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस। देखो क्वेश्चन आ भी गया कि साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है, मियोसिस की कौन सी स्टेज में साइनेप्सिस होता है। ऑप्शन ए लेप्टोटीन, ऑप्शन बी जाइगोटीन, ऑप्शन सी पेकिटीन, ऑप्शन डी डिप्लोटीन। देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ये भी याद रखो। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, मियोसिस को कैसे याद रखोगे। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की अलग अलग स्टेज होती हैं, ठीक है। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो कौन कौन सी स्टेज पहले वो क्लियर कर देते हैं। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है और फिर डायकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 4 दिए हैं, 5 स्टेजेस होती हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, ठीक है। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और फिर डायकाइनेसिस। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि साइनेप्सिस किस में होता है, तो लेप्टोटीन में तो क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, तो वहाँ पे साइनेप्सिस का सवाल ही नहीं है। जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, तो वहाँ पे साइनेप्सिस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जाइगोटीन, ऑप्शन बी। आपको आंसर करना था कि साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस ना, साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है, यानी क्रोमोसोम की पेयरिंग किस स्टेज में हो रही है, आपसे बेसिकली ये पूछा। तो ऑप्शन बी जाइगोटीन स्टेज में हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर टुगेदर फॉर्मिंग बाईवैलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ मिलकर बाईवैलेंट बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी पहचान ही यही होती है साइनेप्सिस की कि इसमें बाईवैलेंट बन जाते हैं, यानी ये एक्स टाइप के 2-2 ऊपर नीचे बन गए क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर लेते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं, और वो बाईवैलेंट बना लेते हैं, ठीक। तो इन जाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टुगेदर फॉर्मिंग बाईवैलेंट, तो ये बाईवैलेंट बना लेंगे ना, मतलब जिसके 2 पैर हों ना, और 2-2 हम लोग देखें तो 4, एक तरह से क्रोमोसोम के 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटीन। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना जाइगोटीन बना हुआ, कुछ नहीं बस होमोलोगस की पेयरिंग है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं साइनेप्सिस। और ये जाइगोटीन स्टेज में होती है ना, कहाँ पे होती है, जाइगोटीन स्टेज में होती है, और इसको हम लोग साइनेप्सिस भी कहते हैं, ठीक। आई होप इतना क्लियर होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा कितना क्लियर है, ठीक। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये सेशन, लाइव सेशन जो है ये शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो भी कनेक्ट हो जाए और इस वीडियो को अच्छे से देख लें ना। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर ड्यूरिंग, क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन जो होता है, क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन जो होता है, तो ये कब होता है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज किस टाइम पे होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन कब देखने को मिलता है। माइटोसिस में, मियोसिस 1 में, मियोसिस 2 में, साइटोकाइनेसिस में। रिडक्शन पूछ, रिडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे डिप्लॉयड है सेल, अगर डिप्लॉयड है 46 क्रोमोसोम है, तो उससे नई सेल जो बनेगी वो क्या होगी, हैप्लॉयड होगी, यानी उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो क्रोमोसोम कम हो रहा है, रिडक्शन, इनका रिडक्शन हो रहा है, 46 से 23 क्रोमोसोम हो गए। तो इसको जो है, ठीक है, इसको हम लोग कब देखने को मिलता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है रिडक्शन क्रोमोसोम में, ये आपको बताना है। कौन सी सेल साइकिल के स्टेज में हमें इस तरह का देखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। माइटोसिस में देखो, माइटोसिस तो इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस तो नहीं हो सकता ना। माइटोसिस में क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन, जितने क्रोमोसोम पेरेंट में थे उतने ही डॉटर सेल में भी है। मियोसिस 1 में इसमें आपका रिडक्शन होगा, ठीक है, और जितने क्रोमोसोम थे उसके हाफ जो होंगे वो सेल में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मियोसिस जो होता है, मियोसिस 1 वही, उसी को हम लोग ट्रू मियोसिस बोलते हैं, इसी में रिडक्शन भी होता है। मियोसिस 2 जो होता है ये माइटोसिस की तरह होता है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होता। एक बार सेल हैप्लॉइड बन गई, 46 से 23 क्रोमोसोम एक बार सेल में आ गए, अब उससे आधे नहीं हो सकते भाई। 23 का आधा कैसे हो पाएगा, 23 का अगर आधा करेंगे हम लोग, हाफ करेंगे तो फ्रैक्शन या डेसिमल हो जाएगा, और क्रोमोसोम नंबर डेसिमल में या फ्रैक्शन में थोड़ी ना होते हैं। कोई भी करेक्टर हाफ या आधा तो नहीं होता ना, या तो पूरा होगा या तो एब्सेंट होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे
म्योसिस 2 जो है, ठीक है, ये माइटोसिस की तरह से ही होती है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, सिर्फ म्योसिस 1 में होते हैं। ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस ना, साइटोकाइनेसिस में भी क्या होगा, सेल डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस में, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी म्योसिस 1। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी म्योसिस 1। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर ड्यूरिंग म्योसिस 1, ठीक, म्योसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन होता है। 2n to n ना, 2n से क्या हो गया, n हो गया क्रोमोसोम, ठीक है। पहले डिप्लॉयड क्रोमोसोम थे, देखो यहाँ पे 4 4 8 देखने को मिल रहे थे, और ये होते होते कितने हो गए, 2 2 4, 2 2 4 हो गए, 8 के बजाय 4 हो गए, तो ये हैप्लॉइड हो गए ना, ठीक है। तो ये म्योसिस 1 में ही क्या होता है, सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नंबर में हाफ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक, और एक एक सेल में 2 2 क्रोमोसोम आए, तो इस तरह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी इसका दिखा दिया, पहले 4 थे क्रोमोसोम, फिर 4 क्रोमोसोम इस तरह से गए, 2 2 क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हुए, जब सेल डिवाइड हुई तो दोनों क्रोमोसोम सेल में 2 2 क्रोमोसोम आ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, स्पिंडल फाइबर अटैच टू, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम सेट। स्पिंडल फाइबर जो होता है तो कहाँ पे अटैच होता है, आपको ये बताना है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर्स यानी जो पीछे स्लाइड में आपने देखा, यहाँ पे धागे धागे दिख रहे हैं, यहाँ पे धागे धागे सेंट्रियोल से निकले हुए दिख रहे हैं जो क्रोमोसोम को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धागे धागे जो है ये थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट वाइट सा भी कुछ स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर के बीच में कनेक्शन, थ्रेड लाइक कनेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक। वाइट वाइट से क्रोमोसोम पे क्या है, सेंट्रोमियर है ना, क्रोमोसोम पे वाइट वाइट सेंट्रोमियर है। तो आपको बताना है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम एट क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, न्यूक्लियोलस, ठीक है। कहाँ पे अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, अभी आपको डायग्राम में दिखाया। क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमेटिड तो होता है क्रोमोसोम का जो एक एक पार्ट होता है, ठीक है, एक एक जो उसका हैंड हम कह सकते हैं, लिम्ब कह सकते हैं, वो होता है क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर बीच वाला वाइट पार्ट जहाँ पे स्पिंडल आके अटैच होगा, ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर हो जाएगा। टीलोमियर एंड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जब एंड पे होता है सेंट्रोमियर तो उसको बोलते हैं टीलोमियर। न्यूक्लियोलस ये तो अलग ही हो गया ना, सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, क्योंकि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है और वहाँ पे आके अटैच होता है। आप अगर देखें तो देखो ये बीच वाला पार्ट जो है ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ पे आके क्रोमोसोम जुड़ा है, ये थ्रेड जो जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम के बीच बीच में, ये सेंट्रोमियर था, ठीक है, और यहीं पे आके ये थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से आके जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर वगैरह सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, इतना अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेज वेयर क्रोमोसोम स्टार्ट बिगिन विजिबल इज ना, किस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, यानी हमें दिखाई देते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में। आपको आंसर करना है कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, यानी कौन सी स्टेज में सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं ना, यानी एम फेज के हम कह सकते हैं, एम साइकिल जो फेज चल रहा है तो उसकी कौन सी फेज में ना क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, प्रोफेज में होते हैं, मेटाफेज में, एनाफेज। ये आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोसोम बनते कब हैं। देखो नॉर्मली न्यूक्लियस अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क या डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में वो पड़ा होता है। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, एम फेज का टाइम आता है, तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है कंडेंस होने लगता है। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, कंडेंस होने लगता है, और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। ये क्रोमोसोम बनता कब है, ठीक है। देखो आपको प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होके प्रोफेज, ठीक है, क्या बनाता है, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, और ये चीज़ होती है प्रोफेज में। ऑप्शन बी है आपके पास मेटाफेज। मेटाफेज में सेंट्रल में अलाइनमेंट हो जाती है क्रोमोसोम की, आपको बताया था, बीचों बीच एकदम सेल के आ जाएगा क्रोमोसोम। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, अलग अलग पोस्ट पे जाते हैं ऊपर नीचे। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्या होंगे, फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे और वो क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 11th का ए, प्रोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है प्रोफेज, ठीक। अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। देखो पहले इस तरह से था, पहले थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर था, इस तरह से आपको थ्रेड देखने को मिल रहा था, ठीक है।
न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड था ना, ये सब क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं। इन थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। ये देखो क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, टूट जाती है धीरे धीरे करके। तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। प्रोफेज भी डिवाइड होता है अर्ली और लेट प्रोफेज में, लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो रहे हैं और ये एक शेप ले रहा है जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क एक पर्टिकुलर, पहले से थ्रेड के जैसे पड़े होते हैं, बाद में एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम अपीयर कब हो रहा है? प्रोफेज के एंड तक ही तो ये काम कंप्लीट हो रहा है। प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। तो लेट प्रोफेज तक क्रोमोसोम देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं? प्रोफेज में। ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स, यही चीज़ लिखिए ना। इस तरह से क्रोमोसोम ब्लू और ऑरेंज देखने को मिल रहा है सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है ब्लू और ऑरेंज कलर के। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज हमारा सेल साइकिल और डिवीजन का प्रीवियस क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा को ये लिंक शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे और बच्चे भी इस सेशन की प्रैक्टिस कर सकें, इन प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली जो है या वीकली बेसिस पे आपको नीट के मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उनमें हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस क्वेश्चंस और अदर एमसीक्यूज भी रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपको नीट के एग्जाम में हेल्प मिलेगी काफ़ी। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जय सर क्लासेस के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे आपके आसानी हो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी या डाउट जो भी आपकी है। यहाँ पे भी आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, और अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ का आंसर जरूर कीजिएगा कि इसमें जैसे अभी हमने बात की थी स्टेज वेयर क्रोमोसोम स्टार्ट बिकमिंग, हाँ क्रोमोसोम विजिबल तो हो रहा है प्रोफेज में, क्रोमोसोम विजिबल तो प्रोफेज में हो रहा है, लेकिन बेस्ट स्टडी हम लोग कब कर सकते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम्स की बेस्ट स्टडी किस फेज में की जाती है? क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की बेस्ट स्टडी, यानी सबसे अच्छे क्रोमोसोम जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से कब अपीयर होते हैं कि हम उनकी अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, तो वो कौन सा फेज होता है सेल साइकिल का जिसमें क्रोमोसोम हमें स्टडी के लिए सूटेबल होते हैं, हमारी स्टडी के लिए सूटेबल होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग अब मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, हमारे बायोमोलिक्यूल के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।